दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। मीरा काकी अमन और पायल के साथ बैठकर नाश्ता ही कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। अमन ने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देख उसे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जी, कौन हैं आप लोग और किससे मिलना है? अमन ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। बकवास बंद कर अपनी, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के साथ ऐसा करने की? रमेश ने अमन का कॉलर पकड़ते हुए कहा। तो अमन ने खींचकर 2 तमाचे रमेश के गाल पर जड़ दिए। अंदर नाश्ता कर रही मीरा जी के कानों में जैसे ही कुछ आवाज़ सुनाई दी, उन्हें आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। हे मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? खबरदार, अगर बीच में कोई भी बोली तो। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, लेकिन शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए हद में रहकर बात करें तो बेहतर होगा। पवन दनदनाता हुआ बोला। आप जो भी हैं, हमें उसे कोई मतलब नहीं, पर जब वह बुढ़िया मर चुकी हैं तो हमारे खिलाफ यह नोटिस कैसे भेज सकती हैं? पवन की बातें सुनकर अमन मुस्कुराने लगा कि तभी, अरे क्या हुआ बेटा, चलो नाश्ता कर लो, कब से ठंडा हो रहा है। मीरा जी जैसे ही अमन को बुलाने दरवाजे तक पहुंची, उन्होंने देखकर तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तीनों एक ही संयुक्त स्वर में बोले, यह कैसे हो सकता है? वह बार बार अपनी आंखें मलते हुए और मीरा जी को चौंकाने वाली निगाहों से देखते। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमने खुद अपनी आंखों से इनकी मृत्युशैया पर आज बरसों बाद तीनों को सामने देखकर मीरा जी के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी अंदर दहक रहा था। अमन चिल्लाता हुआ बोला, गार्ड, इन लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे? पहले हमारे सवाल का जवाब दो, और यह बुढ़िया कैसे जिंदा है? अमन बोला, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब तुम्हें कल मिल जाएंगे। गार्ड ने उन तीनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वर्षों बाद मीरा जी को जिंदा देखकर सामने सोचते सोचते उन तीनों की हालत खराब हो रही, तो उधर मीरा जी धम से ज़मीन पर बैठ गई। सोचते सोचते मीरा जी अपने अतीत में खो गई। माई, मैं हर रोज़ आपको यहाँ पेड़ के नीचे बैठी देखती हूँ। क्या बात है, आज आप ठीक नहीं लग रही हैं? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आप कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहेंगी? अरे आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है। और यह क्या, आज आपके कुछ खाया भी नहीं है? माई, चलिए मैं आपको अस्पताल लिए चलती हूँ। अरे हाँ, आज तक मैंने आपको आपका नाम तो पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है? पायल एक वृद्ध महिला से कह रही थी। वो बेचारी कांपती आवाज़ में बोली, मेरा नाम मीरा है, पर लोग मेरे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे मेली कहते हैं। अब तुम्हें जो पसंद है वो नाम दे दो। पायल बोली, अच्छा तो आप मीराबाई हैं। पायल के घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था। वहीं मीरा काकी के बेंच पर अक्सर उसे आते जाते बैठी देखती, और वो उन्हें कुछ खाना दे देती थी। न जाने क्या बात हुई कि मीरा काकी आज बेसुध लेटी हुई थी। उनकी उम्र लगभग 70-75 होगी। वैसे भी इतनी उम्र में लोग थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं, उतना ही बहुत है, वरना इस उम्र में तो शरीर जवाब दे जाता है। पायल ने आज ऐसे ही देखा तो वो उनसे पूछ बैठी। पायल बार बार उनसे सवाल कर रही थी, पर वो कुछ भी उत्तर देना नहीं चाहती थी। लगता था उनका शरीर बीमार हो चुका था। बेचारी बड़ी मुश्किल से आँख खोलकर पायल को देखती, फिर आंखें बंद कर लेती। पायल ने कुछ सोचा, फिर अपने घर जाकर कुछ खाने के लिए और पैरासीटामोल लेकर आई और बोली, माई इसे खा लो, फिर दवाई ले लो, देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी ने बड़ी मुश्किल से रोटी को चबा थी। पायल को अफसोस आया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं कितनी बुद्धू हूँ जो रोटी ले आई हूँ।
रोटी की जगह अगर खिचड़ी या चावल ले आती तो शायद यह ठीक से खा पाती। फिर भी जब उन्हें रोटी खा ली तो पायल ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली आई। पायल से रहा न जा रहा था। थोड़ी देर में वो घर के पर्दे हटाकर बेंच पर मीरा काकी को देखती थी कि वो ठीक है कि नहीं। देखते ही देखते शाम हो गई। पायल ने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और दवाई लेकर उसके पास पहुंच गई तो देखा कि माई उठकर बैठी हुई थी। लगता है पैरासीटामोल ने अपना असर दिखाया। अगले दिन पायल अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही थी तो बगीचे से होते हुए आई। मीरा काकी को देखकर वो बोली, काकी लगता है आपकी तबीयत अब ठीक है, कैसी हैं आप? काकी एक बात पूछूं क्या, आपका कोई अपना नहीं है? बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सको? क्योंकि आप इस बेंच पर बैठी रहती हैं तो मैं देखती हूँ कि गार्ड आपको बार बार निकाल देता है और फिर आकर आप यहीं बैठ जाती हैं। पायल की बातें सुनकर काकी ने आंखें भर आई और उनके चेहरे पर पुरानी तकलीफ की लकीर दिखने लगी। काकी ने कहा, बेटा तुम अनजान होकर भी मेरी चिंता करती हो, मुझे खाना और दवाइयाँ खिलाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दुख की परछाई भी तुम्हारे घर के आसपास न आए। पायल बोली, अरे काकी मैं इतना भी कुछ नहीं किया जितना आप मुझे आशीर्वाद दे दिया, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। काकी बोली, बेटा मेरा भी भरा पूरा परिवार है, फिर भी इस बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक समय था मेरा और रामलाल जी का विवाह बड़ी गरीबी में हुआ था। मैंने ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। एक पत्नी, बहू, भाभी सब किरदार अच्छे से निभाया। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं आने दिया। सबकी लाडली थी। ससुराल में ऐसे रच बस गए जैसे मैं उस घर की बेटी थी। सास ससुर तो सभी मेरी तारीफ ही करते थे। शादी के पूरे 10 साल बाद मुझे 3 बेटे हुए। जैसे तैसे करके बच्चों का पालन पोषण किया। सास ससुर की बीमारी सब का खर्चा रामलाल जी अकेले ही उठाते थे। लेकिन एक वक्त के पास सास ससुर भी चले बसे। हमारा परिवार भी खुशियों से भरा था। मेरे पति और मेरे 3 बेटे सब मेरा धन धान्य रखते थे। मेरे पति तो मेरे हाथों के व्यंजनों के अलावा कुछ खाते भी नहीं थे। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे होंगे जो ईश्वर ने हमें 3 बेटे दिए। मेरा घर मेरे बेटे पोते पोतियों से भरा था। हमारे कपड़े की दुकान बहुत ही अच्छी चलती थी और उसी से हमारे घर का खर्चा भी चलता था। भगवान की दया से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। बड़ा बेटा अमित पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसके बाबूजी ने अपने जीवन की बहुमूल्य पूंजी उस पर खर्च करने में ज़रा भी संकोच नहीं किया और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। एक बार जब लौटकर आया तो अपनी पसंद की एक अमीर लड़की से शादी कर ली और उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तो अपने देश आना ही छोड़ दिया। पायल बीच में उन्हें टोकी और बोली, काकी और आपको 2 बेटे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। काकी बोली, दूसरा था रमेश, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। वो अपने भाई के पद पर चिन्हों पर चलने लगा। दूसरों शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर उसे हमारा कस्बा छोटा लगने लगा। उसने भी आना जाना बंद कर दिया। हमारी पसंद की लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता था तो उसने अपनी पसंद की लड़की सीमा से मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमें खबर भिजवा दी कि पर्व त्योहार पर जब उसे बुलाती थी तो वो आता नहीं, बस बहाना बना देता था। एक तो विदेश चला गया, एक अपने देश में रहकर भी पराया हो गया।
पायल बोली, काकी और तीसरा बेटा उसने क्या किया? काकी बोली, तीसरा बेटा पवन पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, परंतु रंग रूप में सुंदर था। उसके बाबूजी ने उसे अपनी दुकान पर बैठने को कहा तो उसने हमें 4 बातें सुना दी कि आप चाहते हैं कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। दोनों बेटों को आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और मुझे इस छोटे से शहर में रहने के कह रहे हैं। उसने हमारी एक न सुनी और वो मुंबई चला गया। एक रोज़ पड़ोसन के ललन, जो तीसरे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने आकर बताया कि काकी पवन मुंबई में कपड़ों का ऐड करके कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फ़ोटो भेजी थी। काकी बोली, बेटा दुनिया में अपनी पहचान बनाया भी तो क्या बनाया? जिसमें दुनिया से उसने पहली पहचान करवाई थी वो उस माता पिता को ही भूल गया। बेटों की बेरुखी ने रामलाल जी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। समय के साथ साथ वो शरीर से ज़्यादा मन से बीमार रहने लगे। दिन रात बेटों की याद में डूबे रहते थे। ना खाते थे ना पीते, दुकान पर ही नहीं जाते थे, बस परिवार की तस्वीरों को निहारते रहते। एक रोज़ उसने बाबूजी की भी हालत ख़राब हुई तो मैंने तीनों बेटों को फ़ोन किया कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारी याद में बीमार पड़ गए हैं, आकर एक बार उनसे मिल जाओ। अमित ने कहा, माँ कहने में क्या जाता है, करने दीजिए उनको। याद पर विदेश से अपने देश आने में कितना खर्चा होता है आप जानती हैं। एक बाबूजी से मिलने के लिए इतना खर्चा करूं, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूं। दूसरे ने कहा, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है, मेरा तो पत्नी भी काम करती हैं, मुझे उसने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। और पवन तो कपड़ों के विज्ञापन में खुद को व्यस्त बताकर अपनी माँ को कहने तक का मौका भी नहीं दिया। और इस तरह तीनों ने पल्ला झाड़ लिया। फिर वो दिन आया जिसने मैंने कल्पना नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया को ही छोड़ दिए और मुझ पर अभागन को अकेले छोड़कर नए सफ़र पर निकल पड़ी। पर भाग्य की विडंबना देखो, 3 बेटे होते हुए भी अर्थी को कंधा आस पड़ोस के लोगों ने दिया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे अग्नि की चिता जलती रही, वैसे वैसे मीरा काकी का मन भी जल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे 3 बेटे दिए थे। ऐसे बेटों का होना और ना होना एक ही जैसा है। ऐसी फूटी किस्मत के पिता को मौत पर एक बेटा आंसू तक नहीं बहा पाया। शरीर पंचतत्व में मिल गया और अस्थि कलश में सलने लाकर मीरा काकी को हाथ में दे दी। मीरा काकी ने अपने मन को मजबूत किया और उसका विसर्जन गंगा जी में किया। घर आकर वो पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब मैं कितना इंतज़ार करूँगी कि कौन खाने के लिए आएगा और बार बार मुझसे चाय पीने के लिए कौन कहेगा। जिन 3 बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया था, आज उनके मन में और घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। कहते कहते मीरा काकी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो हर दिन ऐसे ही गुजरता था। पति के गम में काकी ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसके कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। पायल बोली, फिर क्या हुआ काकी? काकी रोते हुए बोली, एक रोज़ घर में मैं जब अकेली थी, रात का समय था और घर पूरा खाली कर गई और मुझे पता भी नहीं चला। हमारी दुकान के कागज़ के बारे में कुछ नहीं जानती थी तो बड़े बेटे बहू आए और रातों रात दुकान हड़प कर दिन निकलने से पहले ही किसी को बेचकर चले गए। मैंने विरोध किया तो मुझे धक्का देकर एक कमरे में बंद करके चले गई। तब भी मैंने खुद को नहीं टूटने दिया और लोगों के काम करने के अपना पेट पालने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज़ मैं खाली घर में अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाई चुपचाप आसमान की तरफ निहारे रही थी कि तभी छोटा बेटा बहू आए और बोले, इस जगह में को कुछ पैसे लेकर मुझे दे दो, वरना जगह मुझे खाली करवाने आती हैं।
मैंने यह अपने दोस्तों को भेज दिया है। अब वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। मैं बेटे बहू के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसने मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ पर अंगूठा लगवाकर और मेरा सामान घर से बाहर उठाकर मुझे भी धक्का मारकर घर से निकाल दिया और उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए और वहाँ से जाने लगा। तो मैं बेटे के पैर में गिड़गिड़ाकर रोने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चल, इस अभागन माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहा है। मैं अब कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने से धक्का देकर सड़क पर मरने के लिए छोड़कर चला गया। बेटा उस दिन में बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर फिर मैं दर दर भटक रही थी। भटकते भटकते कब तुम्हारे शहर में आ गई मुझे पता नहीं चला। एक रात जब मैं थका हारी इस रास्ते में गुजर रही थी तो मुझे ये बगीचा दिखा। उस दिन मैं इस बगीचे को अपना ठिकाना बना लिया था। ये सच बताते वक्त काकी शून्य में चली गई थी। पायल की आंखें भर आई थी और वो बस टकटकी लगाए उन्हें देख रही थी। मीरा काकी बोली, सुबह शाम लोग यहाँ टहलने आते हैं और मुझे कुछ दे जाते हैं और कुछ तुम जैसे होते हैं जो दूसरे के दर्द में भी शामिल हो जाते हैं। जब मीरा काकी ये सारी बातें बता रही थी तब पायल अपने फ़ोन से उनका वीडियो बना रही थी। अचानक पायल के दिमाग में उनके बेटों का नाम आया। तब उसने याद आया कि उनके 2 बेटे तो बहुत नामचीन और काफ़ी पैसे वाले हैं। पायल ने कुछ सोचा और अपने घर चली गई। पायल जब घर पहुंची तो उसने अपने पति अमन जो कि एक बड़े वकील थे, उन्होंने कहा, क्या बात है, आज अंधेरा होने पर तुम घर लौटी हो, कहाँ थी अब तक। पायल ने पानी पिया, फिर काकी का वो वीडियो अमन को दिखाया। अमन को काकी कुछ जानी पहचानी लगी तो अमन बोली, तुम इतने दिनों से उनकी ऐसी दशा देख रही हो और उन्हें वहीं छोड़ दिया, चलो उन्हें घर लेकर आती हैं। यह बात सुनकर पायल को बहुत खुशी हुई और वो अमन के साथ जाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया, चलो उन्हें घर लेकर आते हैं। यह बात सुनकर पायल को बहुत खुशी हुई। जब अमन मीरा काकी के पास पहुंचा तो वह अचंभित रह गया। उनकी दशा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनायास की ही उसने मुंह से निकल पड़ा, मीरा नानी। अमन के मुंह से नानी सुनकर पायल भी अचंभित रह गई। कौन नानी? अमन बोला, पायल यह मेरी नानी की बहुत अच्छी सहेली है। हम जब भी अपने नानी के घर जाते थे तो मुझे बहुत प्यार करती थी। तरह तरह के व्यंजन मेरे लिए बनाकर नानी के घर भेजती थी। मुझे भी मेरा नानी से काफ़ी लगाव हो चला गया था। मैं जब भी नानी से मिलने जाता था तो मेरा नानी से ज़रूर मिलता था, लेकिन जब से हॉस्टल की पढ़ाई और फिर नौकरी के चक्कर में और फिर नानी भी नाना जी के मृत्यु के बाद अपने बेटे बहू के साथ विदेश चली गई थी, इसलिए इनसे फिर कभी मुलाकात ही नहीं हो पाई। अमन मीरा काकी के पास जाकर हाथ पकड़कर बोला, नानी आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं अमन, याद है आपको जब बचपन में मैंने आपकी कितनी माटी के हांडे फोड़े थे और आप मेरे पीछे दौड़ती हुई बोला करती थी कि ठहर जा, तुझे तो अभी बताती हूँ। मीरा काकी अमन के चेहरे को हाथ से लेकर उसका माथा चूमा तो उनकी आंखें भर आई। अमन मीरा काकी को घर ले आया। करीब 1 हफ्ते तक पायल ने अपने माँ की तरह उनकी देखभाल की, खाना पीना, कपड़े लत्ते सबका ख्याल रखा। 1 हफ्ते में मीरा काकी की काया पलट गई थी। अमन उनके पास आया और कुछ कागजात दिखाए हुए बोले, काकी आपको चुपचाप नहीं रहना चाहिए, आपको अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मीरा काकी बोली, नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती हूँ? अमन बोले, काकी यह पैसे के लिए नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई होगी। आप लोगों ने कितना
त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया है कि इस काबिल बनाया। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो अपने बीमार पिता को वक्त नहीं दे पाई, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाई। लानत है ऐसे बच्चों पर। अगर आज आपको कदर नहीं उठाया तो कल को न जाने आपके जैसे कितनी माँ और काका जैसे पिता इस देश में पाए जाएंगे। क्या आप चाहती हैं जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? काकी के मुंह से निकला, नहीं नहीं बेटा, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो। इतना कहकर काकी ने उस कागज़ पर अंगूठा लगा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों बेटों को नोटिस गया तो नोटिस को देखकर तीनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। छोटे ने अपने दोनों भाइयों को फ़ोन किया, भैया यह बुढ़िया तो मर गई थी, फिर यहाँ कहाँ से ज़िंदा हो गई जो हमें नोटिस भेज रही हैं? छोटे यह तो क्या कह रहे हैं, हमें तो माँ के मरने की खबर नहीं मिली, फिर तुझे कहाँ से मिल गई? भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने ही वीडियो भेजी थी जिसमें वो मरी हुई हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी और बहुत सारे लोग भी उनके आसपास जमा हो गए थे। मैंने उनसे भेजी हुई वीडियो आपको भी भेजी थी, शायद आप लोग देखना भूल गए होंगे। मैंने खुद उनसे माँ को सड़क पर बिल्कुल मरी हालत में देखा था। तो फिर यह कैसे हो सकता है? यह सुनते ही दोनों भाई भी अचंभित रह गई। पता नहीं छोटे क्या हुआ है, लेकिन चलकर देखना पड़ेगा कि बुढ़िया मरकर वापस कैसे आ गई हैं। दरअसल मीरा काकी एक दिन सड़क पर पड़ी थी और वह भूखे और प्यास से तड़प रही थी, तो लोग उनकी हालत देखकर वहीं जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके आप प्राण निकलने वाले हैं। वहीं छोटे बेटे का दोस्त भी था जो उनकी वीडियो बना रहा था। कुछ पल के लिए तो उनकी सांसें रुक ही गई थी कि और अगले ही दिन तीनों हवा से भी तेज रफ्तार से आ पहुंची। तो मीरा काकी को अपने सामने देखकर तीनों बेटे बहुओं के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कभी वह अपनी आंखें मलते तो कभी एक दूसरे को देखते। एक पल को तो वो तीनों बेटे को देखकर मीरा काकी की आंखों में भर आई। वो उनसे लिपटकर अपने पति का शोक मनाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से से उनका मन ज्वालामुखी बनकर धक रहा था। अगले दिन जब कोर्ट के सामने बेटों से मुलाकात हुई तो बेटे दनता हुआ बोला, आपको शर्म नहीं आई? आपने हमारे खिलाफ नोटिस जारी की और अभी हमारे सामने अफसोस जता रही हैं। अरे पैसे चाहिए थे तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो खराब नहीं होता। तीनों बेटे उन पर चिल्लाने लगे। दूसरे बोला, माँ आपको अगर पैसे की इतनी ही भूख थी तो किसी के घर में काम कर लेती। तीसरा बोला, आपको पता नहीं मेरी लाइफ ने चमक आपकी दूसरी भी धुंधली कर दी। अरे किसी वृद्ध आश्रम में चली जाती, आप कितने दिन और जिएंगी? भगवान ने भी क्यों मरते मरते आपको बचा लिया। अच्छा होता आप उसी दिन सड़क पर मर जाती तो अब यह दिन ना ही देखना पड़ता। अब देखना कल मसाला लगाकर वीडियो वाले इस खबर को कैसे छापेंगे। आपको हमारी कामयाबी लगता है पच नहीं रही थी। बेचारी माँ भीगी पलकों से तीनों बेटों को टूक टूक कर निहार रही थी और धम से कुर्सी पर बैठ गई। पायल ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। तीनों काकी मीरा काकी ने बड़े बेटे से कहा, जब तुम हमें छोड़कर विदेश चले गए थे तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम जब पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा किया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम अमन, तुम तो ना पढ़ने में अच्छे थे ना किसी काम में, तुम तो भागकर वहाँ गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। बेटों के होते हुए मुझे अपने पति की अस्थायी गंगा में प्रवाहित करनी पड़ी, इससे भी तुम्हारी दिल नहीं भरा तो तुमने दुकान और घर में मुझसे हड़प कर मुझे, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम जब पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा किया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? तुम अपने ना
पढ़ने में अच्छे थे ना किसी काम में। तुम तो भाग कर वहाँ गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। बेटों के होते हुए भी अपनी पति की हस्तियाँ गंगा में प्रवाहित करनी पड़ी। इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमको दुकान और घर मुझसे हड़प कर मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ गए। आज तुम लोग कहते हो मैं किसी के घर में काम कर लेती या वृद्ध आश्रम में चली जाती। अरे शर्म करो, ऐसे बेटों से तो मैं बांझ ही रह जाती। तुम लोग भले ही अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा लिए हो, पर एक माँ की नज़र में तुम जब जीरो हो। अरे जो अपने पिता को कंधा ना दे सके वो बेटे किस नाम के और किस काम के। तुम लोगों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम नहीं बल्कि मेरी को भी अपमानित किया है, जिसकी सज़ा तुम लोगों को आज नहीं तो कल मिलकर रहेगी। तभी जज साहब तीनों बेटों को अंदर बुलाया और मीरा काकी कुर्सी पर गर्दन टिकाकर फैसले का इंतज़ार करने लगी। जज ने अपना फैसला सुनाया। एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि अपने तीनों अपनी माँ को देंगे और बारी बारी से 4 महीने के लिए उन्हें अपने साथ रखेंगे। यह फैसला सुनते ही अमन खुश हो गया और पायल ने अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन मीरा काकी बोली, नहीं जज साहब, मुझे अब इन जैसे नालायक बेटों के साथ नहीं रहना। इन्हें कठोर से कठोर सज़ा दीजिए ताकि दूसरों के बेटे अपने माता पिता के साथ ऐसी ओछी हरकत करने से भी बारे में सोचे ना। सभी लोग मीरा जी को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे कि कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं। जज ने उन तीनों को 1-1 साल की सज़ा सुनाई तो बहुएं बाहर आकर मीरा काकी पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, कभी सोचा है अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे का क्या होगा। दूसरी बहू दंदनाते हुए मीरा काकी की तरफ हाथ लेकर बढ़ी तो आज काकी ने सड़क के बीच में बहू पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और दहाड़ते हुए बोली, खबरदार जो ऐसी गलती करने की सोची भी तो, वरना तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो तुम्हारे पतियों के साथ किया है। काकी का यह रूप देखकर तीनों बहुओं के साथ साथ आसपास के लोग भी सन्न रह गए। अमन और पायल मीरा जी का यह रूप देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और वापस उन्हें अपने साथ घर ले गए। ऐसे ही समय बीत रहा था कि करीब 2 साल बाद एक दिन मीरा काकी आंगन में आराम से कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक पेपर था। पायल ने जैसे ही काकी को हिलाया वो दूसरी तरफ लुढ़क गई। पायल फूट फूट कर रोने लगी। अमन ने तो पेपर पढ़ा तो दोनों ही आंखें भर आई। पता नहीं किसने उनके तीनों बेटों को उनके जाने की खबर दे दी थी, तो वो तुरंत वहां आ पहुँचे। शायद अपने पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे और जैसे ही मीरा काकी के तीनों बेटे मृत्यु माँ की तरफ आगे बढ़े, पायल ने उन्हें रोकने का इशारा किया और एक कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर साफ साफ लिखा था कि मेरे तीनों बेटे मेरे मृत शरीर को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे अभागन को मुखाग्नि पायल या उसके पति के द्वारा दिलाया जाए। मैं अपने बेटों को इस अधिकार से वंचित करती हूँ। तीनों शर्म के मारे ज़मीन में गड़े जा रहे थे। पास खड़े सभी लोग तीनों पर थू थू कर रहे थे। बेटों के होते हुए भी मीरा काकी को घेरों के कंधे से सहारा दिया। दोस्तों, कितना आश्चर्य की बात है, एक माँ बच्चों को अपने कोख में 6 महीने तक संभालती हैं और इतने दर्द सहकर उन्हें जन्म देती हैं, पर वहीं बच्चे को माँ को 9 दिन नहीं रख पाते और ना ही उसके दर्द को महसूस कर पाते हैं। क्या बच्चे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बुढ़ापा आएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल स्टोरी 7.0 को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।